जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको भूगोल के जो आपको सेक्शन बी है, जिसका आपको 7वां लेसन है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आज हम इसी पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि बिहार में जो है आपको आंशिक लॉकडाउन जो है आपको लागू कर दी गई, जिसके अंतर्गत क्या है कि आपको स्कूल, कोचिंग, इसके अलावा जो कॉलेज सब है, सारे के सारे चीज़ों को क्या है कि आपको बंद रखा गया है। ठीक है ना। तो ऐसे परिस्थिति में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो और जिन लोगों की तैयारी जो है वो आपको क्या है कि अच्छी नहीं है, तो सारे लोग क्या करेंगे कि वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है मेरा आज का। सबसे पहले समझ लीजिए कि चैप्टर का नाम ही है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है ना। यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, तो वह है आपको खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और यह आपको पार्ट बी का जो अध्याय है, ठीक है ना, वो आपको 7वां अध्याय, या आपको भूगोल 12वीं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि खनिज हम किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। नहीं तो हम कह सकते हैं कि भूमि के अंदर से खोद कर निकाले गए पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि खनिज जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर आपको दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं आपको धात्विक खनिज और एक जो होते हैं आपको अधात्विक खनिज। तो सबसे पहले खनिज के प्रकार को जानते हैं। तो खनिज के कितने प्रकार हो गए, तो आपको दो प्रकार। ठीक है ना। एक आपको कौन सा खनिज, तो धात्विक, और एक जो हो जाएगा वो आपको अधात्विक। ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो खनिज में अगर हम बात करते हैं तो एक आपको क्या हो जाएगा, तो आपको धात्विक खनिज क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना कि ये कौन सा खनिज होगा, धात्विक खनिज। और दूसरा जो हो जाएगा वो आपको अधात्विक खनिज। क्या हो जाएगा, अधात्विक खनिज। आइए तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मतलब कि ऐसे खनिज जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं उसे कहेंगे धात्विक खनिज। क्या कहेंगे, धात्विक खनिज। ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे खनिज जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अधात्विक खनिज। क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज। तो आइए धात्विक खनिज के कुछ एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपको लौह अयस्क हो गया, क्या हो गया, लौह अयस्क हो गया। क्या हो गया, लौह अयस्क हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा आपको तांबा हो गया। क्या हो गया, तांबा हो गया। मैग्नीज हो गया। क्या हो गया, मैग्नीज हो गया। इसके अलावा आपको और क्या हो सकता है, तो सोना हो गया। क्या हो गया, सोना हो गया। चांदी हो गया। क्या हो गया, चांदी हो गया। ETC, ये सभी के सभी जो है वो आपको कैसे खनिज है, तो यह आपको धात्विक खनिज है। कैसे खनिज है, धात्विक खनिज। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना कि ये सब कैसे खनिज है, धात्विक खनिज। और इन खनिजों में धातु के गुण जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं अधात्विक खनिज की। किसकी बात करते हैं, अधात्विक खनिज की। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या है समझना कि अधात्विक खनिज के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ दिया जाए तो आप क्या कहोगे। ठीक है ना। तो देखिए, अधात्विक खनिज हम सबसे पहले ऐसे खनिज को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि आपको धातु के जो गुण होते हैं वो आपको नहीं पाए जाते। क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। तो अधात्विक खनिज में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जैसे आपको चूना पत्थर हो गया। क्या हो गया, चूना पत्थर हो गया। ठीक है ना। जिसे हम CO3 कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे आपको चूना पत्थर, क्या हो गया, चूना पत्थर हो गया। इसके अलावा आपको अभ्रक हो गया। क्या हो गया, अभ्रक हो गया। ग्रेफाइट हो गया। क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। कोयला हो गया। क्या हो गया, कोयला हो गया। कोयला के अलावा आपको पेट्रोलियम हो गया। क्या हो गया, पेट्रोलियम। याद रखना इन चीजों को। ठीक है ना। इसके अलावा आपको प्राकृतिक गैस, क्या है, प्राकृतिक गैस आदि। ये सभी जो है आपको कैसे खनिज है, तो ये सभी जो है वो आपको अधात्विक खनिज है। कैसे खनिज है, अधात्विक खनिज है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि खनिज किसको कहते थे। एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। ठीक है ना, कि ऐसे पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो उसे हम लोग खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और खनिज को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया था। एक आपको धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आपको लौह अयस्क हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये सब आपको कैसे खनिज है, धात्विक खनिज है। कैसे खनिज है, धात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें धातु के गुण जो है वो आपको पाए जाते हैं। जबकि आपको अधात्विक खनिज हम ऐसे खनिज को कहते हैं जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते, जैसे कि अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है ना। तो ये सभी जो है अधात्विक खनिज है। तो इसमें से आपको जैसे कि आपको कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इसको ईंधन खनिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईंधन खनिज भी कहते हैं। फिर यहाँ से प्रश्न आएगी कि ये जो धात्विक खनिज है इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो साथियों, धात्विक खनिज जो है इसे आपको दो वर्गों में बांटा गया, याद रखिएगा।
कि अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा क्या हो जाएगा कि आपको धात्विक खनिज, क्या हो जाएगा धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज का आपको वर्गीकरण करना है, क्या करना है वर्गीकरण करना है। तो देखिए, तो अगर हम धात्विक खनिज का वर्गीकरण करते हैं, क्या करते हैं वर्गीकरण करते हैं, तो धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक आपको लौह युक्त धात्विक खनिज, क्या होता है लौह युक्त धात्विक खनिज, याद रखना है कि ये क्या होते हैं। तो आपको लौह युक्त क्या होते हैं, लौह युक्त आपको धात्विक खनिज होते हैं। तो लौह युक्त धात्विक खनिज में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको लोहा अयस्क हो गया, क्या हो गया लोहा अयस्क हो गया। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है कोबाल्ट हो गया, क्या हो गया कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट के अलावा जो हो जाएगा वो आपको मैग्नीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा। निकिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा निकिल हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपको कैसे खनिज है, तो याद रखेंगे कि ये सभी के सभी जो है वो आपको लौह युक्त खनिज है। मतलब कि धात्विक खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपको लौह युक्त धात्विक खनिज जिसमें आपको लोहा अयस्क, ठीक है ना, कोबाल्ट मैग्नीज निकिल ये सब आते हैं। फिर आपको दूसरा जो है वो आपको अलौह युक्त धात्विक खनिज है, क्या है अलौह युक्त धात्विक खनिज। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऐसे खनिज जिसमें आपको क्या है कि मतलब लोहा का अंश जो है आपको नहीं पाए जाते, क्या होते हैं नहीं पाए जाते। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एग्जांपल। तो देखिए, तो अलौह युक्त धात्विक खनिज में अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं बात करते हैं, तो इसमें आपको जैसे कि तांबा हो गया, क्या हो गया तांबा हो गया, याद रखिएगा क्या हो गया तांबा हो गया। तांबा के अलावा आपको बॉक्साइट हो गया, क्या हो गया बॉक्साइट हो गया, ठीक है ना। बॉक्साइट के अलावा और क्या हो सकता है, तो जैसे आपको सोना हो गया, क्या हो गया सोना हो गया, चांदी हो गया, क्या हो गया चांदी हो गया, ईटीसी। तो ये सब आपको कैसे खनिज है, तो यह सब आपको यानी कि अलौह युक्त खनिज है, क्या है अलौह युक्त खनिज है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो आप देख रहे हैं धात्विक खनिज, इसको हमने दो वर्गों में बांटा। एक सबसे पहले क्या है कि लौह युक्त धात्विक खनिज। तो लौह युक्त धात्विक खनिज में आपको जैसे लौह अयस्क हो गया, जैसे कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, पायराइट, ये सब हो गया, क्या हो गए ये सब हो गए। इसके अलावा आपको कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया। तो ये सब आपको लौह युक्त धात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें लोहा के अंश जो है वो आपको पाए जाते हैं, क्या है पाए जाते हैं। जबकि आपको अलौह युक्त धात्विक खनिज हम ऐसे खनिज को कहते हैं जिसमें आपको क्या होते हैं कि लोहा के अंश या तो आपको अंशतः होते हैं, नहीं तो पाए ही नहीं जाते हैं। जैसे कि आपको क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, तो जैसे तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, यह सब। तो ये सब आपको कैसा खनिज है अलौह युक्त धात्विक खनिज, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करेंगे कि जो अधात्विक खनिज है, क्या है अधात्विक खनिज है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि दो वर्गों में बांटेंगे। कितने वर्गों में बांटेंगे दो वर्गों में। तो यहाँ से आप कर सकते हो क्या कि जो आपको अधात्विक खनिज है, क्या है अधात्विक खनिज, ध्यान से सुनिएगा। तो अधात्विक खनिज का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, क्या करते हैं खनिज का वर्गीकरण करते हैं, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अधात्विक खनिज के वर्गीकरण में हमें किन किन चीजों को क्या करना है कि आपको जानना है, क्या करना है जानना है। तो देखिए, तो धात्विक खनिज में एक जो हो जाएगा, इसको अगर हम दो वर्गों में बांट देते हैं, तो एक सबसे पहले हो जाएगा ईंधन खनिज, क्या हो जाएगा ईंधन खनिज, ठीक है ना। तो ईंधन खनिज में आपको क्या क्या हो जाएंगे, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं, क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो ईंधन खनिज में जैसे कि आपको क्या क्या हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको कोयला, क्या हो गया कि जैसे कोयला हो गया, कोयला के अलावा आपको पेट्रोलियम हो गया, क्या हो गया पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम के अलावा आपको प्राकृतिक गैस, क्या हो गया प्राकृतिक गैस, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जो है वो आपको कैसा खनिज है, तो आप कहेंगे कि ये सभी ईंधन खनिज है। और ये आपको अधात्विक खनिज का क्या है कि आपको प्रकार है, किसका प्रकार है अधात्विक खनिज का प्रकार है। तो इन चीजों को आपको मतलब अच्छे से समझना है। फिर हम आते हैं आगे, तो अगर हम अन्य अधात्विक खनिज की बात करते हैं, क्या करते हैं अन्य अधात्विक खनिज की अगर हम बात करते हैं, तो अन्य अधात्विक खनिज में क्या क्या आ जाएंगे, तो जैसे कि आपको चूना पत्थर, क्या जाएंगे चूना पत्थर, क्या हो गया चूना पत्थर, इन चीजों को याद रखना है। इसके अलावा आपको ग्रेफाइट हो गया, क्या हो गया ग्रेफाइट हो गया, अभ्रक हो गया, क्या हो गया अभ्रक हो गया। तो ये सब आपको कैसे खनिज है, तो ये सभी के सभी जो है वो आपको अन्य अधात्विक खनिज है। मतलब कि अधात्विक खनिज को भी हम दो वर्गों में क्या किए कि आपको बांटे, और ये सभी जो बांटे जाते हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो इन चीजों को भी आपको समझना है। तो इसमें जैसे ईंधन खनिज में आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब आ जाएंगे, ये सभी आपको अधात्विक खनिज है। अन्य अधात्विक खनिज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अभ्रक ये सब होते हैं, क्या है ये सब आते हैं। अब आइए, अब यहाँ से बात होती है कि भारत में क्या है कि आपको
मतलब कि जो खनिज अन्वेषण करने वाली जो कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है ना, कुछ संगठन है, उसके बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आपको जीएसआई का। किसका आता है? जीएसआई का। तो जीएसआई का मतलब क्या होता है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी भारत में आपको क्या होता है कि खनन से संबंधित कार्य करता है। कौन? तो आपको जियोलॉजिकल क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया। ये हमारे भारत में क्या करती है जानते हैं कि आपको जो खनन से संबंधित कार्य है वो आपको करती है। क्या करती है? करती है। तो यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर इसका गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो इसको जरूर याद रखिएगा कि आपको जीएसआई का जो गठन हुआ था यह आपको 1851 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है क्या है? मुख्यालय है, याद रखिएगा, यह आपको कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। तो याद रखना है, ठीक है ना, कि भारत में क्या है कि आपको जो खनिज उत्खनन करने वाली संस्था है उसमें आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है। क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक, ठीक है ना, आपको सर्वेक्षण। क्या है? सर्वेक्षण, ठीक है। तो इसका गठन हुआ था 1851 में। कितना में? 1851 में। और इसका मुख्यालय जो कोलकाता में। इसके अलावा आपको ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी, ठीक है ना, ओएनजीसी यानी कहने का मतलब हुआ कि आयल क्या हो जाएगा? आयल एंड नेचुरल क्या हो जाएगा? आयल एंड नेचुरल गैस क्या है? गैस कॉरपोरेशन क्या है? कॉरपोरेशन। इस बात को आपको समझना है। तो देखिए था ओएनजीसी जो है यह भी आपको भारत में क्या करती है कि आपको खनिज उत्खनन से संबंधित कार्य करती है। और ओएनजीसी का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था इस बात को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका गठन जो हुआ था यह आपको 1956 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1956 में हुआ था। इन बातों को याद रखना। और ओएनजीसी का जो मुख्यालय है क्या है? मुख्यालय वो आपको देहरादून है। कहाँ है? देहरादून है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो देखिए, तो भारत में आपको खनिज उत्खनन करने वाली जो संस्था है उसमें कौन कौन है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अलावा ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। और इस सब का गठन और इसके मुख्यालय को भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको तीसरी संस्था है वो आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। तो देखिए, तो तीसरे संस्था को भी याद रखेंगे। तो वह आपको मिनरल क्या है? मिनरल एक्सप्लोरेशन क्या है? एक्सप्लोरेशन क्या है? फ्लोरेशन, ठीक है ना, यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, इसका पूर्ण रूप है कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन लिमिटेड एलटीडी, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है यह भी भारत में आपको क्या करता है कि खनिज उत्खनन से संबंधित कार्य करती है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको कब हुई थी? 1972 में। कितना हुई थी? 1972 में। तो इसको आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यह आपको 1972 में हुई थी। कितना हुई थी? 1972 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है क्या है? मुख्यालय है वो आपको महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि MECL का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो वो आपको नागपुर में है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और यह भी भारत में क्या करती है कि आपको खनिज उत्खनन से संबंधित कार्य को करती है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे आगे और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके बारे में हमें जानना है जो भारत में खनिज उत्खनन से संबंधित कार्यों को क्या करती है? तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं आगे। तो अगले टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। संस्था जो है उसका नाम है आपको नेशनल, क्या नाम है? नेशनल मिनरल क्या है? मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन। तो इन चीजों को याद रखना है। अब यहाँ से बात आती है कि ये जो NMDC जो है इसका गठन जो हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो आपको 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। तो याद रखिएगा कि इसका जो गठन हुआ था वो आपको 1958 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है क्या है? मुख्यालय वो आपको कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो आपको हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद है। तो देखिए, तो ये भारत में खनिज उत्खनन से संबंधित क्या है कि आपको मतलब कि अधिकरण है या संस्था, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा जो है भारत में खनिज उत्खनन का जो कार्य करती है वह आपको इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या है? इंडियन ब्यूरो क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस क्या है? माइंस। यह भी भारत में खनिज उत्खनन से क्या है कि आपको संबंधित संस्था है। क्या है? संबंधित संस्था है। और इसका जो गठन हुआ था यह आपको 1948 में। कब हुआ था?
1948 में। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझना है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। इसके अलावा भारत में खनिज उत्खनन करने वाली और भी संस्थाएं हैं। क्या है? और भी संस्थाएं। और वो संस्थाएं कौन कौन है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो वह आपको भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। क्या है? भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। याद रखिएगा कि भारत गोल्ड क्या है? भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड। ठीक है ना। तो यह भी आपको भारत में क्या करता है कि आपको खनिज उत्खनन से संबंधित क्या करते हैं कि आपको कार्य करते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपको 1972 में हुई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इसका जो मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो आपको कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का वो जगह है आपको रॉबर्टसनपेट। क्या है? रॉबर्टसनपेट। क्या है? सनपेट। ठीक है ना। तो यहीं पर आपको भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड का क्या है कि आपको मुख्यालय। और ऐसे भी जानते होइएगा कि भारत में जो आपको कर्नाटक, ठीक है ना, कि जो राज्य है वो आपको क्या है कि सबसे अधिक आपको क्या है कि सोना के खनन के लिए जाना जाता है। और वहां पर एक प्रसिद्ध खान है जिसका नाम है आपको कोलार। क्या है? कोलार, जो कि सोना के खनन के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। चलिए आगे है, इसमें एक और भी कंपनी है, ठीक है ना, जो है आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो इसको भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है कि हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान कॉपर क्या है? कॉपर लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड। तो देखिए तो ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो गठन हुआ था ये आपको 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। तो याद रखना है कि इसका जो स्थापना हुआ था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का 1967 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय है, ठीक है ना, वह आपको कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद जो है आपको 8वां एक और कंपनी का नाम जान लीजिए, ठीक है ना, और वह कंपनी है आपको नाल्को। क्या है? नाल्को। यानी कहने का मतलब है कि नेशनल एल्यूमिनियम। क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना, इसलिए उसको कहा जाता है नाल्को। क्या कहा जाता है? नाल्को। तो देखिए नेशनल क्या हो जाएगा? नेशनल, ठीक है ना, एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है ना, आपको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं नेशनल मतलब कि क्या कहते हैं? मिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है ना, कंपनी लिमिटेड। इसका जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका गठन आपको 1981 में हुआ था। कितने में हुआ था गठन? 1981 में। और इसका जो मुख्यालय है वह आपको भुवनेश्वर में। क्या है? मुख्यालय इसका जो है वो आपको भुवनेश्वर में। क्या है? भुवनेश्वर में। क्या है? भुवनेश्वर में। तो हमने यहाँ से क्या देखा? भुवनेश्वर, ठीक है ना। तो ये जो ओडिशा में, क्या है? ओडिशा में। तो देखिए तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाल्को वाल्को ये सब क्या है? तो ये सब आपको ओडिशा में। और ये सब एल्यूमिनियम से क्या है? संबंधित आपको कार्य करती है। मतलब कि एल्यूमिनियम उत्खनन से संबंधित कार्य करती है, मतलब बॉक्साइट से संबंधित। ठीक है ना। तो देखिए तो अभी हमने क्या जाना कि भारत में आपको क्या है कि जो खनिजों का अन्वेषण करने वाली जो संस्था है या अधिकरण है उसमें आपको कौन कौन है? तो अभी हम पढ़े थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो आपको क्या है ऑयल एंड नेचुरल गैस आपको जो कॉर्पोरेशन कंपनियां हैं वो, ठीक है ना, ओएनजीसी जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन मतलब कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा आपको नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इसके अलावा भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसके अलावा आपको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना। तो ये सारी कंपनियां जो है भारत में क्या करती है कि आपको मतलब कि खनिज अन्वेषण से संबंधित क्या होती है कि आपको कार्य करती है। क्या करती है? कार्य करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब चर्चा करेंगे कि जो हमारा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में, वो आपको लॉ एक्ट से आते हैं। ठीक है ना। तो लॉ एक्ट पर ही सबसे पहले आज हम क्या करेंगे कि आपको चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले ये जो लॉ एक्ट है, ठीक है ना, यह आपको कौन कौन होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो आज के सेशन का जो पहला आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हो जाएंगे आपको लॉ एक्ट। क्या हो जाएगा? लॉ एक्ट। ठीक है ना। इसे सभी उद्योगों की जननी माना जाता है। ठीक है ना। क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग जो है इसे सभी उद्योगों की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। तो साथियों सबसे पहले लॉ एक्ट के प्रकार को जानेंगे। क्या जानेंगे? लॉ एक्ट के प्रकार को। तो देखिए इसमें सबसे पहले हेमाटाइट है। क्या है? हेमाटाइट। इसे कहा जाता है लाल अयस्क। क्या कहा जाता है? लाल अयस्क। याद रखिएगा किसे क्या कहा जाता है? लाल अयस्क। उसके बाद है आपको मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट।
टाइट। तो याद रखेंगे कि मैग्नेटाइट जो है इसे कहा जाता है कला अयस्क। क्या कहा जाता है? कला अयस्क। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है आपको लिमोनाइट। क्या है? लिमोनाइट। याद रखिएगा, तो ये जो लिमोनाइट है ना, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पीला अयस्क। क्या कहा जाता है? पीला अयस्क। उसके बाद है आपको सिडेराइट। क्या है? सिडेराइट। तो ये जो सिडेराइट है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है भूरा अयस्क। क्या कहा जाता है? भूरा अयस्क। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लौ अयस्क की बात करते हैं तो लौ अयस्क में और भी अयस्क आ जाएंगे, जैसे कि आपको आयरन पायराइट। क्या हो जाएगा? आयरन पायराइट, ठीक है ना। तो इसे भी आपको याद रखना है, क्या आते हैं? आयरन पायराइट। तो ये सभी जो है लोहा के क्या है कि आपको प्रमुख अयस्क है। क्या है? प्रमुख अयस्क है। लेकिन लौ अंश जो सबसे अधिक पाए जाते हैं वो आपको मैग्नेटाइट में। किसमें पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट में। याद रखिएगा कि लौ अयस्क अगर पूछेगा कि सभी अयस्कों में सबसे ज्यादा जो लोहा का अंश किसमें पाया जाता है, तो आपको मैग्नेटाइट में। और एक चीज याद रखिएगा कि हेमाटाइट को ना प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। तो यहाँ से इसके सूत्र को भी याद रखेंगे। तो हेमाटाइट का जो रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है ना, Fe2O3 हो जाएगा। वहीं आपको मैग्नेटाइट का जो हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के आपको रासायनिक जो सूत्र होते हैं वो भी आपको क्या होते हैं कि पूछ लिए जाते हैं। क्या होते हैं? पूछ लिए जाते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है आपको क्या कहते हैं कि पायराइट। क्या है? पायराइट। और सिडेराइट। क्या है? सिडेराइट, लिमोनाइट। तो इसमें से सिडेराइट के सूत्र को आप लोग जान लीजिए। इसका होता है FeCO3 होता है। सीधे क्या होता है कि आपको FeCO3। तो इनको भी आपको याद रखना है कि सिडेराइट का जो आपको सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो FeCO3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो भी देख रहे हैं लोहा के अयस्क, ठीक है ना, उसको आपको जानना है। ताकि एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न आएंगे कि प्रमुख लौ अयस्कों के नाम बताएं। तो प्रमुख लौ अयस्कों में आपको कौन कौन हो जाएगा? तो आपको हेमाटाइट। हेमाटाइट को क्या कहते हैं? तो आपको लाल अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल अयस्क, ठीक है ना। मैग्नेटाइट को कला अयस्क। लिमोनाइट को क्या कहते हैं? पीला अयस्क। सिडेराइट को भूरा अयस्क, ठीक है ना। इसके अलावा आपको आयरन पायराइट। तो ये सभी जो है लोहा के क्या है कि आपको अयस्क है। तो 2 नंबर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो हेमाटाइटिस, हेमाटाइट में आपको जो क्या होता है लौह अयस्क की जो मात्रा होती है, ठीक है ना, लोहा का जो अंश होता है, लोहांश जो होता है वो आपको 60 से 65% होते हैं। जबकि आपको मैग्नेटाइट में जो होते हैं वो आपको 70 से 75% होते हैं। तो अगर कभी कभी प्रश्न कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि लोहा के, ठीक है ना, किस अयस्क में लोहा का अंश सबसे अधिक होता है, तो वो आपको मैग्नेटाइट में होता है। किसमें होता है? मैग्नेटाइट में होता है। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर से क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। फिर अब हम यहाँ से बात करते हैं कि लोहा के जो प्रमुख उत्पादक देश है, बड़े उत्पादक देश है, वो आपको कौन कौन है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो लोहा के अगर हम प्रमुख उत्पादक देश की बात करते हैं, ठीक है ना, यानी कि लौह उत्पादक देश क्या है? लौह उत्पादक देश, ठीक है ना। तो हमारा भारत का ये जो लौह उत्पादन है उसमें आपको चौथा स्थान है। तो पहले स्थान पर आपको चीन है। क्या है? चीन है। और दूसरे नंबर पर जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। वहीं आपको तीसरे नंबर की बात करते हैं तो आपको ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। और चौथे नंबर पर जो है हमारा भारत है। क्या है? भारत है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो साथियों वो आपको चीन है। क्या है? चीन है। जबकि हमारे भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? चौथा है। क्या है? चौथा है। अब आइए, तो ये तो हो गया कि आपको लौह अयस्क मतलब कि लौह उत्पादक जो आपको देश हो गया वो हो गया, ठीक है ना। अगर हम राज्य में बात करते हैं, क्या कहते हैं? राज्य में बात करते हैं भारतीय राज्यों में। तो इसमें आपको जैसे कौन कौन राज्य जहां पर आपको मुख्य रूप से क्या होता है कि लोहा का उत्पादन होता है, तो जैसे कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के अलावा आपको झारखंड हो गया। क्या हो गया? झारखंड हो गया। झारखंड के अलावा आपको ओडिशा हो गया। क्या हो गया? ओडिशा हो गया। ओडिशा के अलावा जो हो जाएगा वो आपको छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के अलावा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब भारत में क्या है कि लोहा के प्रमुख आपको क्या है कि लौह अयस्क उत्पादक जो है वो आपको राज्य है। क्या है? राज्य। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, क्या है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी है, ठीक है ना। तो ये सब अतिरिक्त राज्य है जहाँ पर कम उत्पादन होता है। जैसे कि आपको मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा जो हो जाएगा वो आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है कि लोहा के जो भी उत्पादक राज्य है उसको आपको क्या करना है कि याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत में लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो कौन है लौह अयस्क में, तो आपको कर्नाटक है। लेकिन लोहा और इस्पात में अगर बात किया जाए तो वह आपको कौन हो जाएगा,
तो लोहा और इस्पात उद्योग में जो हो जाएगा वह आपको यानी कि झारखंड हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक जो आपको लोहा का भंडार जो है वो आपको झारखंड में, मतलब कि भारत में जितना लोहा का संचित भंडार है उसमें 50% अकेले क्या है, तो आपको झारखंड में क्या है, झारखंड में। और लोहा और इस्पात उद्योग को सभी उद्योगों की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो देखते हुए कि जहां जहां आपको क्या है कि लौह अयस्क के केंद्र है वहां पर आपको लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो आपको अधिक लगाए गए, क्या किए गए हैं, अधिक लगाए गए। जैसे आप देख लीजिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में भिलाई, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पश्चिम बंगाल में जो हो जाएगा वो आपको दुर्गापुर, ठीक है। उड़ीसा में हो गया आपको राउरकेला, क्या हो गया, राउरकेला। इसके अलावा आपको कर्नाटक में जो गया जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा, तो कर्नाटक में जैसे विजयनगर लौह इस्पात केंद्र। वहीं आपको आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, क्या हो गया, विशाखापट्टनम। आप झारखंड में जाते हैं तो आपको बोकारो, जमशेदपुर। तो ये सभी जो है आपको लोहा के उत्पादन के लिए क्या है, क्या आपको प्रसिद्ध है, क्या है, प्रसिद्ध है। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है। और देखिए और आप लोगों को थोड़ा सा क्या कर लेना है कि कर्नाटक में कौन कौन से क्षेत्र हो गए, जैसे कि आपको बाबा बुदन पहाड़ी हो गया, ठीक है ना। वहां पर आपको लौह अयस्क के लिए यह आपको जाना जाता है। झारखंड में आते हैं तो इसके जो पश्चिमी सिंहभूम जिले ये सब आपको प्रसिद्ध है। वहीं आपको छत्तीसगढ़ में आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो एक जिला है आपको दुर्ग, क्या है, दुर्ग है। दुर्ग के अलावा आपको क्या है, दंतेवाड़ा है, क्या है, दंतेवाड़ा है, बस्तर है। तो इस सब जिलों में छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि आपको लौह अयस्क का उत्पादन होता है, क्या होता है, उत्पादन होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि कुछ राज्य के नाम जो है उसको आपको जान लेना, उसके कुछ खास जगहों को भी जान लेना। जैसे उड़ीसा में सुंदरगढ़ हो गया, ठीक है ना। सुंदरगढ़ के अलावा आपको क्या हो जाएगा कि मयूरभंज हो गया, कोयंझोड़ हो गया। तो ये सभी जिले जो है आपको उड़ीसा के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्या है कि आपको जिला है। तो आज हम लोग क्या किए कि इस वीडियो के माध्यम से क्या किया कि आपको लौह अयस्क के बारे में क्या किया कि जाने। कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीज, तांबा, इस सब के बारे में क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। तो आपको कोरोना काल में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए सदा समर्पित है। जहां तक हो सके वहां हम मतलब कि हम हेल्प जो है करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो साथियों आप लोगों को पैनिक ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं, अपने हौसला को नहीं खोना है। आपको इतने पढ़ा दिए गए हैं कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जो होंगे वो आपको नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि कंटिन्यू जो है भूगोल के वीडियो के लिए क्या करना है कि आपको प्रातः 10 बजे जो है वो आपको लाइव में जुड़ जाना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबसे शुभ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।